नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से एक बार स्वागत है श्री राम एकेडमी में। श्री राम एकेडमी जो एक एजुकेशनल यूट्यूब चैनल है, जहां पर हम आपको इस वीडियो में फंडामेंटल ऑफ अकाउंट और उसके साथ साथ टैली प्राइम्स के बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि पिछले वीडियोस में हमने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में बताया था, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंस के बारे में आपको बताया गया था। फिर से उसको एक बार ओवरव्यू हम लोग करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंस यानी खर्च का वर्गीकरण। अकाउंट्स में खर्च को दो कैटेगरी में बांटा गया, डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस में आपको बताया गया था सामान खरीदारी और सामान बनाने के दौरान जो भी आप खर्च करते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, बाकी जो होता है वो इनडायरेक्ट होता है। उसी तरह इनकम, जिस वस्तु का आप व्यापार करते हैं उसको बेचने से जो इनकम होता है वो डायरेक्ट इनकम होता है, बाकी जो अदर इनकम होता है वो इनडायरेक्ट होता है। उसी तरह एसेट्स में आपको बताया गया था जितने भी अस्थाई संपत्ति है जो दिन प्रतिदिन घटता बढ़ता नहीं है, इसको हम लोग फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं, या फिर जिसकी मदद से हम अपने आप बिजनेस को स्थापित करते हैं, लंबे समय तक चलाते हैं, जैसे बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर, मशीनरी। करेंट एसेट्स वैसी संपत्ति जो दिन प्रतिदिन बिजनेस में रिक्वायरमेंट के अनुसार सर्कुलेट होता रहता, आता जाता रहता है, उसको हम लोग करेंट एसेट्स कहते हैं, जैसे कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डेटर्स। ठीक उसी तरह से लायबिलिटीज को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज और करेंट लायबिलिटीज। इसमें आपको बताया गया था जिसका रिपेमेंट पीरियड मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड है, यानी एक साल से ज़्यादा लंबा है, तो उसको हम लोग लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के अंतर्गत रखते हैं, और जिसका एक साल से कम है उसको हम लोग करेंट लायबिलिटीज के अंतर्गत रखते हैं। उसी तरह क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में आपको बताया गया था किसी भी व्यक्ति का नाम, बिजनेस का नाम, या फिर बैंक का नाम हो या फर्म का नाम हो, किसी भी तरह का नाम से रिलेटेड जो अकाउंट होता है वो पर्सनल अकाउंट की श्रेणी में आता है। कोई वस्तु या संपत्ति से रिलेटेड जो अकाउंट होता है वो रियल अकाउंट की श्रेणी में आता है, और कोई खर्च या इनकम से रिलेटेड जो, या लॉस या प्रॉफिट से रिलेटेड जो अकाउंट्स होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग आते हैं रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जैसा कि आपको बताया गया था, बिजनेस में कोई भी लेन देन होता है उसका दो अपोजिट एस्पेक्ट होता है। एक को हम लोग डेबिट के रूप में लिखते हैं और दूसरे को क्रेडिट के रूप में लिखते हैं। तो उसको डेबिट और क्रेडिट हम लोग कैसे करते हैं, उसका एक रूल्स है। सबसे फर्स्ट रूल्स है ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन के आधार पे हम लोग किसी भी बिजनेस में जो लेन देन होता है उसको कैसे डेबिट एंड क्रेडिट के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। तो सबसे पहला आपको बताया गया है एसेट्स। एसेट्स का मतलब होता है संपत्ति। बिजनेस में जो भी संपत्ति होती है उसको हम लोग बिजनेस का एसेट्स कहते हैं, जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, कंप्यूटर, कार, मशीनरीज, ये सब, या कैश, ये सब क्या होता है, बिजनेस का एक एसेट्स होता है। बैलेंस, बैलेंस मतलब होता है शेष राशि। बिजनेस का जो भी एसेट्स होता है उसका बैलेंस हमेशा खाते के खाते में डेबिट होता है। टू इंक्रीज, जब आपके बिजनेस में कोई संपत्ति बढ़ता है तो उसको हम लोग डेबिट में लिखते हैं, और टू डिक्रीज, घटता है तो उसको हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं। ठीक उसी तरह से एक्सपेंस, एक्सपेंस यानी खर्च, इसका भी बैलेंस हमेशा खाते के डेबिट में होता है। टू इंक्रीज, बढ़ता है तो उसको हम लोग डेबिट में लिखते हैं, और टू डिक्रीज, घटता है तो उसको क्रेडिट में लिखते हैं। ठीक उसी तरह से लायबिलिटीज, ये ठीक एसेट्स और एक्सपेंस का अपोजिट होता है। आपके बिजनेस में उसका बैलेंस जो होता है हमेशा खाते के क्रेडिट में होता है। टू इंक्रीज, जब आपके बिजनेस की लायबिलिटीज बढ़ती है तो उसको हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं, और जब बिजनेस की लायबिलिटीज घटती है तो उसको डेबिट में लिखते हैं। उसी तरह से इनकम है, इसका बैलेंस हमेशा लायबिलिटी की तरह क्रेडिट में ही होता है। टू इंक्रीज, लायबिलिटी की तरह ये भी जब बढ़ता है तो उसको हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं, और घटता है तो उसको हम लोग डेबिट में लिखते हैं। तो एक ये हो गया अकाउंटिंग इक्वेशन के आधार पे एसेट्स और एक्सपेंस डेबिट में होता है, बढ़ने पर डेबिट करते हैं और घटने पर क्रेडिट में लिखते हैं। उसी तरह लायबिलिटीज और इनकम,
ये बढ़ने पर इसका बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, बढ़ने पर क्रेडिट में लिखते हैं और घटने पर डेबिट में लिखते हैं। दूसरा एक रूल्स है ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, या इसको हम लोग गोल्डन रूल भी कहते हैं। इसको अकाउंट्स का गोल्डन रूल्स भी कहा जाता है। इसके आधार पे बताया गया है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के बारे में अभी जस्ट आपको बताया गया है, कोई भी व्यक्ति के नाम का अकाउंट हो, किसी बिजनेस का नाम का अकाउंट हो, या किसी बैंक के नाम का अकाउंट हो, नाम का जो अकाउंट होता है वो हम लोग पर्सनल अकाउंट की श्रेणी में रखते हैं। इसका रूल्स यहाँ पे आपको देखिए दिया गया है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रिसीवर यानी प्राप्त करने वाला होता है तो उसको हम लोग डेबिट में लिखते हैं, और क्रेडिट देने वाला होता है तो उसको हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जैसे कोई बिजनेस है, उसने राम नाम का कोई व्यक्ति है, उसको 500 रुपया पेड किया। तो यहाँ आप देख सकते हैं राम जो है, राम को पेड किया गया तो राम क्या हो गया, रिसीवर हो गया। तो राम रिसीवर है तो हम लोग राम का जो अकाउंट बनाएंगे उसको हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, एंट्री में डेबिट में लिखेंगे। ठीक उसी तरह से मान लेते हैं कि हमने किसी से मान लेते हैं मोहन नाम के व्यक्ति से कोई पैसा लिया, रिसीव किया। तो अब मोहन नाम का व्यक्ति जो हो गया वो किसी व्यक्ति का नाम है तो पर्सनल अकाउंट की श्रेणी में आया, और उससे हम बिजनेस ने पैसा रिसीव किया तो मोहन क्या हो गया, गिवर हो गया। तो उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। इसको और एक एग्जांपल से समझते हैं। बैंक का खाता जो होता है वो भी एक पर्सनल अकाउंट की श्रेणी में आता है। जैसे मान लेते हैं कि हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, तो यहाँ पे बैंक में हमने पैसा डिपॉजिट किया, जमा किया, तो बैंक कौन हो गया, बैंक हो गया रिसीवर। हमने जमा किया, वो पैसे को रिसीव कर लिया, तो यहाँ पे हम लोग बैंक अकाउंट को एंट्री में कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। ठीक उसी तरह से यदि हम बैंक से कोई पैसा विथड्रॉ करते हैं, बैंक से पैसा कोई निकालते हैं, तो अब यहाँ पे बैंक कौन हो गया, जब हम विथड्रॉ करेंगे तो बैंक हमको पेमेंट करेगा, पैसा देगा, तो अब वो गिवर हो गया, तो यहाँ पर हम लोग उसको क्रेडिट में लिखते हैं। चलिए ये क्लियर है। अब हम लोग दूसरे अकाउंट में आते हैं, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में आपको बताया गया है कि कोई भी बिजनेस में संपत्ति जो होती है, यानी कोई वस्तु या संपत्ति जो होती है वो रियल अकाउंट की श्रेणी में आता है। और यहाँ पे देखिए आपको बताया गया है उसका रूल्स, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आपके बिजनेस में इन होता है, यानी बिजनेस के अंदर आता है, तो उसको हम लोग डेबिट में लिखते हैं, और बिजनेस से बाहर जाता है तो उसको हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कैश, नगद रुपया। नगद रुपया क्या है, बिजनेस का एक संपत्ति है, तो वो क्या कहलाएगा, रियल अकाउंट्स कहलाएगा। अब यहाँ पे हम किसी को नगद रुपया पेड करते हैं, यानी देते हैं, तो अब देखेंगे जब हम किसी को पैसा पेड कर रहे हैं तो पैसा मेरे बिजनेस से क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। तो आउट हो रहा है तो यहाँ पे हम लोग कैश का जो अकाउंट बनाएंगे उसको कहाँ पर लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक उसी तरह से यदि हम किसी से कैश रिसीव कर रहे हैं, कैश ले रहे हैं, तो यहाँ पर कैश जो है वो बिजनेस में क्या होगा, इन होगा। तो यहाँ पर इस लेन देन के लिए हम लोग कैश को कहाँ पर लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। उसी तरह किसी वस्तु को लेते हैं, जैसे फर्नीचर। फर्नीचर भी क्या है, एक वस्तु है, रियल अकाउंट है, इसको भी समझते हैं। जैसे हम बिजनेस में कोई फर्नीचर परचेज करके लाते हैं, परचेज मतलब खरीदना होता है, बिजनेस में हम कोई सामान खरीदते हैं, जैसे फर्नीचर खरीदे, तो अब यहाँ पे देखेंगे कि फर्नीचर जो खरीदा गया वो बिजनेस में क्या हो रहा है, इन हो रहा है, यानी फर्नीचर खरीद के लाया गया बिजनेस में, वो इन हो गया। तो इस स्थिति में हम लोग फर्नीचर को कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। ठीक उसी तरह से मान लेते हैं मेरे पास फर्नीचर था, हम उसको सेल आउट कर दिए, बेच दिए, तो अब देखेंगे फर्नीचर बेच दिया गया है, सेल कर दिया गया, तो वो बिजनेस से क्या हो गया, आउट हो गया। तो यहाँ पे उसको हम लोग कहाँ पर लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। चलिए अब तीसरे अकाउंट में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट किसी एक्सपेंस, इनकम, लॉस या प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करता है, यानी बिजनेस में कोई खर्च या हानि होती है या फिर इनकम और लाभ होता है तो वो नॉमिनल अकाउंट की श्रेणी में आता है। नॉमिनल अकाउंट का रूल देखिए बताया गया है, डेबिट बराबर एक्सपेंसेज एंड लॉसेज।
बिजनेस में कोई भी खर्च या हानि होती है तो उसको हम लोग डेबिट में लिखते हैं। और क्रेडिट बराबर दिया गया इनकम एंड गेन्स। बिजनेस में कोई भी आमदनी या लाभ होता है तो उसको हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं। इसको भी एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे ऑफिस रेंट, जैसे मेरा एक बिजनेस है जो किराए के मकान में चल रहा है, तो उस ऑफिस का रेंट हमने पेड किया। तो देखेंगे कि ऑफिस का किराया जो पेड किया गया वो मेरे लिए पेड किया गया, तो मेरे लिए क्या हो गया, एक तरह से एक्सपेंस हो गया, खर्च हुआ। तो खर्च हुआ तो उसको हम लोग इस रूल्स के अनुसार उसको कहाँ पर लिखेंगे, अकाउंट्स में डेबिट में लिखेंगे। ठीक उसी तरह से जैसे मान लेते हैं आ, हमने किसी को पैसा दिया हुआ था, वहां से हमको इंटरेस्ट रिसीव हुआ, तो अब इंटरेस्ट मिला, तो इंटरेस्ट मेरे लिए बिजनेस का क्या हो गया, इनकम और गेंस, आमदनी या लाभ हो गया। तो उसको हम लोग कहाँ पर लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। ठीक इसी तरह से एक और ले लेते हैं परचेज। जैसे बिजनेस करते हैं तो हम लोग सामान परचेज और सेल करते हैं। तो आप देखेंगे जब हम कोई परचेज करते हैं तो परचेज के दौरान मेरे बिजनेस में क्या होता है, खर्च होता है। जब कोई सामान खरीदते हैं तो पैसा खर्च होता है। तो यहाँ पे परचेज को हम लोग कहाँ लिखेंगे, डेबिट में लिखेंगे। उसी तरह से जब उस सामान को हम लोग सेल करते हैं, बेचते हैं, तो सेल से हमको क्या होता है, इनकम होता है। तो सेल मेरे बिजनेस का इनकम हो गया, तो उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। तो इस तरह से दो तरीके हैं, दो तरीके से या दो रूल्स के आधार पे हम लोग बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन्स होता है, कोई भी लेन देन होता है, तो उसको हम लोग दो रूप में लिखते हैं, डेबिट और क्रेडिट के रूप में। अब हम लोग आते हैं अकाउंटिंग के फर्स्ट प्रोसेस में। जैसे आपको यहाँ बताया गया था, अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में, डबल एंट्री सिस्टम मतलब वह सिस्टम जहां पे किसी भी लेन देन को दो रूप में लिखा जाता है, डेबिट और क्रेडिट के रूप में। उसी को हम लोग डबल एंट्री सिस्टम के नाम से जानते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम में अकाउंटिंग का सबसे फर्स्ट प्रोसेस जो होता है वो रिकॉर्डिंग और जर्नलाइजिंग होता है। रिकॉर्डिंग और जर्नलाइजिंग मतलब बिजनेस में कोई भी लेन देन होता है उसको हम लोग अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखते हैं, और लिखने की प्रक्रिया को ही रिकॉर्डिंग और जर्नलाइजिंग कहते हैं। और लिखने के लिए हम लोग इसी डेबिट एंड क्रेडिट के रूल्स को फॉलो करते हैं। इसी के अनुसार हम लोग उसको किसी भी लेन देन को दो रूप में लिखते हैं, डेबिट एंड क्रेडिट के रूप में। तो वही यहाँ रिकॉर्डिंग और जर्नलाइजिंग के बारे में आपको बताया गया है। रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल is called journalizing and the record of transaction in journal is called journal entry। यहाँ बताया गया जब हम अपने जर्नल में, जर्नल के बारे में भी बताया गया था आपको कि जर्नल क्या है, एक बुक है, एक रजिस्टर है, जहां पर हम लोग बिजनेस के सभी ट्रांजेक्शन्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में यानी क्रमबद्ध तरीके से उसमें उसको डेबिट एंड क्रेडिट के रूप में हम लोग लिखते हैं। तो जर्नल को हम लोग प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी कह सकते हैं, यानी अकाउंट्स का ऐसा रजिस्टर जिसमें सभी लेन देन को सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पे वही बताया गया कि जर्नल में जब हम बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, उसी प्रोसेस को रिकॉर्डिंग या जर्नलाइजिंग कहते हैं। और उस रिकॉर्ड को जो हम लोग जर्नल में एंट्री कर देते हैं, तो उस एंट्री के रिकॉर्ड को हम लोग जर्नल एंट्री के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट क्लासेस में या नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग जर्नल एंट्री कैसे होता है उसके बारे में सीखेंगे, जानेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वेलकम अगेन। नए वीडियोस में आपका फिर से एक बार स्वागत रहेगा। जय हिंद, जय भारत।